जिस वक्त माँ बेटी किचन से फारिग होकर निकली तो शाम का जोर जोर दुख रहा था, जबकि राहत बेगम का बुखार भी काफी बढ़ गया था। 2 दिन बुखार में तपने के बाद आज शाम को राहत बेगम का बुखार उतर गया था। अलबत्ता नकाहत तो कमजोरी बहुत ज्यादा थी। मशाम तो अम्मी की पट्टी से जुड़कर बैठ गई थी। इनका बुखार उतर जाने पर इसने 2 रकत शुक्राने के नवाफल अदा किए थे। रात को जब वो अम्मी को सूप पिला रही थी तभी आबदा बेगम अपनी बहू कोमल के हमरा चली आई। सुना था तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। अंदाज में नखवत, लहजे में हकारत लिए वो अपनी कीमती साड़ू का पल्लू बड़ी नजाकत से संभालते हुए गोया हुई। बस भाभी, जरा सा मौसमी बुखार हो गया था। राहत बेगम अजराही इखलाक थोड़ा सा उठते हुए बोली। अम्मी प्लीज आप लेटी रहिए, वैसे ही इतनी कमजोरी हो रही है। मशाम आबदा बेगम को यकसर नजरअंदाज करके बोली और अम्मी को दोबारा लेटा दिया। आबदा बेगम ने कुछ खास तासर के साथ मशाम को देखा। मशाम काफी समझदार हो गई है, तुम्हारा ख्याल भी बहुत रखती है। अब पहले वाला बचपना शायद रुखसत हो गया है। आबदा बेगम ने इसे बगौर देखते हुए जोमानी अंदाज में कहा। मशाम बखूबी समझ गई कि वो बचपना किस चीज को कह रही हैं। इनकी तंज करने की आदत शायद कभी नहीं जाएगी, मशाम ने दिल में सोचा। अरे अम्मी, ये मशाम तो कभी बच्ची थी ही नहीं, तो फिर बचपना कैसा? शुरू से ही इंतहाई गहरी और मौका शनास है। एक तेजाबी जुमला कोमल ने इसकी तरफ उछाला, जिसने इसकी रूह को सरतपा झुलसा कर रख दिया। अब वो अपने होंठों को बेंचकर बमुश्किल इस जलन को बर्दाश्त करके चुप हो गई, जबकि राहत बेगम के चेहरे से अजियत के आसार नमाया थे। आप लोग किसी काम से आए हैं? माँ की मतगैर होती रंगत को देखकर मशाम तेजी से बोली। वो चाहती थी ये लोग जल्द अज जल्द यहाँ से चले जाएं। हाँ, दरअसल कल रामिश और कोमिल की सालगिरह है, लिहाजा रात को घर में पार्टी है। खाना तो होटल से मंगवाया है, बस कुछ ओपरी छोटे मोटे काम है। आबदा बेगम मुतकब्बराना अंदाज में बोली, जबकि मशाम को जबत की शिद्दत से अपने रुखसार दहकते हुए महसूस हुए। अरे राहत तो इस लायक नहीं है, लिहाजा तुम ही कल आ जाना। आबदा बेगम हनूज इसी लहजे में बोली तो इसी समय मशाम का दिल चाहा कि साफ इनकार कर दे, लेकिन किसी भी बात को मना करने का हक इन्हें हासिल ही कब था। ठीक है, कल मैं कॉलेज से आने के बाद आ जाऊंगी। नहीं भाई, इस वक्त तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी, तुम कल कॉलेज से छुट्टी कर लेना। कोमल ने इंतहाई नखवत से हुक्म सादर किया तो राहत बेगम जल्दी से बोली, भाभी आप मशाम को रहने दे, मैं सुबह आ जाऊंगी। वो अपनी लखते जिगर को इन लोगों की चाकरी करने से हमेशा दूर रखने की कोशिश करती थी। पहले तो मशाम नादान थी, वो खुद ही इन जमेलों से दूर रहा करती थी। हयात वल्ला के किसी मकीन से अपने खलूस अपनायत नहीं मिलने पर वो बहुत ज्यादा नाला रहती थी, लेकिन जब शौरो द्राक की सीढ़ियां इसने एक ही जुस्त में चढ़ी तो अपनी माँ की बेबसी मजबूरी इसे खून के आंसू रुला गई। अब वो हर मुमकिन कोशिश करती कि किसी तरह से अपनी माँ के कामों में हाथ बटाए, लेकिन राहत बेगम ने इसे अज खुद पढ़ाई और घरदारी में उलझा रखा था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हयात वाला के मकीनों से दूर रहे। नहीं अम्मी, मैं कल छुट्टी कर लूंगी, आप परेशान मत हों और अब आप दवा खाकर प्लीज आराम करें। वो बात समेटकर बिस्तर के करीब छोटी सी मेज पर रखी दवाइयों की तरफ मतवज्जो हो गई तो कोमल और आबदा बेगम एक दूसरे को मानीखेज अंदाज में देखकर वहां से चली गईं। मुख्तलिफ काम निपटाकर जब वो फारिग हुई तो शाम के धुंधलके गहरे पड़ चुके थे। महज छोटे मोटे कामों को निपटाते निपटाते ही पूरा दिन निकल गया था। आबदा बेगम हमेशा यूं ही मुबालगा आराई से काम लेती थी। बाहर वसी और इस लॉन की तमाम लाइट्स खोल दी गई थी। आज तो लॉन की सजावट देखने से ताल्लुक रखती थी। मशाम इस वक्त बेतहाशा थक गई थी, अब वो घर जाकर सिर्फ सोना चाहती थी। किचन के पिछले दरवाजे से निकलकर वो अपने आप में गुम जूं ही लॉन की जानिब आई तो सामने रामिश को आता देखकर बेसाख्ता इसके कदम कुछ पल के लिए ठटके, लेकिन फिर सरत में इसने अपनी डगमगाती चाल को संभाला। अभी वो जरा आगे बढ़ी थी कि रामिश का खनखनाता जुमला इसकी समात को जैसे खाक कर गया। रामिश से मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। मशाम ने सर उठाकर इससे बेमहर और संगलाख जमीन से भी ज्यादा सख्त और संगदिल इंसान को देखकर चेहरे पर तबस्सुम से जाए इसे शरीर निगाहों से देख रहा था। अरे फॉर गॉड सेक मशाम, अब फिर से तुम किसी गलत फहमी बल्कि खुश फहमी का शिकार मत हो जाना। मैंने ये शेर सिर्फ तुम्हारी तरफ से पढ़ा है, जो शायद तुम्हारे दिल की भरपूर अक्कासी कर रहा है। रामिश मुस्कुराते हुए बोला, जिसकी ये बात इसके मुंह पर तमांचे की तरह लगी। रामिश साहब, खुशफहम मैं नहीं बल्कि आप हैं, और इतनी घटिया बात करने से पहले सिर्फ एक बार सोच लिया कीजिए कि मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत तो क्या नफरत भी नहीं है, क्योंकि मैं आपको अपनी नफरत के भी काबिल नहीं समझती। वो जहर खंद लहजे में इंतहाई तलखी से बोली और तेजी से इसके करीब से निकल गई, जबकि रामिश के कहके ने इसे पीछे से दबोचकर एक बार फिर अजियत और करब के समंदर में धकेल दिया।
तकरीब अपने अरूज पर थी। सिल्वर ग्रे रंग की साड़ी पर डायमंड का नफीस सा सेट पहने, बालों को एक खूबसूरत सा स्टाइल दिए, चेहरे पर महारत से किए गए मेकअप में मलबूस कोमल बहुत हसीन लग रही थी। जबकि इसके पहलू में खड़ा रामिश हयात भी ऐश ग्रे डिनर सूट में निकसिक से तैयार अपनी महबूब बीवी, अपनी चाहत के संग बहुत हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। इस पार्टी में घर वालों के अलावा सिर्फ इन बड़ी शख्सियात को मदऊ किया गया था जिनसे इजाज साहब और रामिश हयात के खास मफादात वाबस्ता थे। उफ कोमल, तू तो अब भी तक वैसे की वैसी ही स्मार्ट है। मुझे देखो, तुम्हारे साथ ही शादी हुई थी, अब इतनी चौड़ी हो गई हूँ, बल्कि बलडोजर बन गई हूँ। रामिश की छोटी बहन सनम, जिसकी शादी रामिश के साथ ही हुई थी, 2 बेटियों की माँ थी, जबकि रामिश और कोमल अभी तक इस नेमत से महरूम थे। तो सिफी कलमात सुनकर कोमल ने एक अदा से अपने अखरोटी माइल बालों को झटका दिया था। मेरे ख्याल में 3 साल का वक्फा काफी होता है। अब तुम दोनों भी बच्चे के बारे में सोचो, और वैसे भी भैया को तो बहुत पसंद हैं बच्चे। सनम की इस बात पर कोमल का चेहरा लम्हा भर में फीका सा पड़ गया। सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाली कोमल हयात, जिसने बचपन से लेकर आज तक जो कुछ चाहा इसे हासिल किया, और आज भी वो हर नेमत से माला माल थी। जिस शख्स को इसने टूट कर चाहा, वो इसके शोहर के रूप में अपनी मोहब्बतें इस पर बेदरेक लुटाता था। हुस्न जहानत की दौलत से मालामाल, वो हर बात से मुतमईन और खुश थी। अपनी जिंदगी की खूबसूरत और दिलकश बाग में वो हर तरह की आसूदगी तमानियत के एहसास से सरशार खड़ी थी। लेकिन जब कभी वो अपनी जिंदगी के बाग के दरख्त को बिना फल के देखती तो एक बेचैनी से इसके खून में सरायत कर जाती। शादी के 2 साल तक तो इसने इस कमी को ज्यादा महसूस नहीं किया, मगर अब कुछ अरसे से इसके दिल में भी ये ख्वाहिश अपनी नींद से बेदार होकर चौकन्ना हो गई थी कि कोई इसे अपनी तोतली जुबान से मम्मा कहे, अपने नन्हे मुन्ने हाथों से इसे इसका आंचल थामकर इससे फरमाइशें करे। लेकिन कुदरत की तरफ से इंतजार का सिग्नल देखकर अब वो बड़ी बेसब्री से इस खुशकिन साथ का इंतजार कर रही थी जो इसके कदमों तले जन्नत बिछाने की नवीद देता। सनम, तुम्हारे रिश्ते का क्या बना? कोमल ने कमाल खूबसूरती से मौजू तब्दील किया तो सनम से पहले अपनी ससुराल वालों की बुराइयां बगैर किसी फुल स्टॉप के तूफान मेल की तरह शुरू करती। कोमल से छोटी हुरिया रामिश का पैगाम ले आई, जो किसी अपने खास बिजनेस फ्रेंड से मिलवाना चाहता था। कोमल दिल ही दिल में अपनी जान छूटने पर शुक्र अदा करती वहां से चली गई। अम्मी, ये रामिश भाई ताया अब्बू के वही बेटे हैं ना जिन्होंने मुझे अपना कंप्यूटर छूने पर जोरदार थप्पड़ मारा था? मुझे इनसे बहुत डर लगता था। अपने बचपन की आखिरी सीढ़ी पर खड़ी इससे अलविदा कहकर वो जवानी की तरफ मुड़ती इसका इस्तकबाल करने को पहुंची। मशाम ने बड़ी मासूमियत से राहत बेगम से इस्तफसार किया। हाँ मेरी गुड़िया, वही रामिश, लेकिन अब तो वो बड़ा और अच्छा हो गया होगा, अब तो मैं थोड़ी मारेगा, अम्मी हलावत अमीज लहजे में बोली। मगर अम्मी, वो तो कहते थे कि मैं बहुत गंदी हूँ। मेरे नाना एक ड्राइवर थे और मेरे पापा माजूर थे जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। बचपन की ये तलक बात जैसे इसके जहन के पर्दे पर चिपक कर रह गई थी। इसी वक्त तो इससे इन बातों का मफहूम समझ में नहीं आता था, मगर अब काफी वाज़ेह हो गया था। मशाम न जाने क्यों इस समय नरम खुशी राहत बेगम इसका जुमला सुनकर चिल्ला उठी थी। वो सहम कर बिल्कुल खामोश हो गई थी। फिर न जाने इन्हें क्या हुआ, मशाम को बाहों में भरकर फूट फूट कर रो दी। मशाम के तो जैसे हाथ पांव ही फूल गए। अम्मी प्लीज चुप हो जाइए, मत रोए, मैं आपसे वादा करती हूँ आइंदा कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी। वो कहते कहते वो खुद भी रो दी तो राहत बेगम ने इसकी पेशानी चूमकर इसे अपने सीने में बेंच ली। वो तो अपनी बेटी को अपने वजूद में छुपाकर और महरूमियों की कड़ी धूप से बचाना चाहती थी, लेकिन शायद इनका वजूद मुसीबत सहते सहते इतना छलनी हो गया था कि यह धूप और महरूमियों के अंधेरे इनकी छलनी ज़्यादा वजूद से गुजरकर इसे भी अपनी लपेट में ले रहे थे। और फिर वो दिन और आज का दिन, मशाम ने कभी भी अपने बाप या नाना के मुतल्लिक राहत बेगम से इस्तफसार नहीं किया, जबकि ये काम हयात वाला में रहने वालों ने अपनी जहरीली जुबानों और तमस्खराना निगाहों से बखूबी अंजाम दिया। मशाम, तुमने खाना खा लिया? अचानक ही राहत बेगम सेहन में बैठी मशाम से आकर बोली तो अपने माजी में चोर निगाहों से झांकती मशाम यकदम हड़बड़ा सी गई। अरे क्या हुआ मेरी गुड़िया, डर गई? अम्मी इसके करीब आकर नरमी से बोली। नहीं अम्मी, वो बस जरा, वो फकत इतना ही बोल पाई। फिर इसे राहत बेगम का ख्याल आया तो फौरन बोली, अब बाहर क्यों चली आई, अंदर चलें, कहीं बुखार फिर से न हो जाए। फिर मशाम राहत बेगम को जबरदस्ती सुलाकर लाउंज में चली आई, क्योंकि आज शायद नींद माजी के किसी अध खुले दरवाजे के पास ठहर गई थी। वो भरपूर अंदाज से अपने माजी की यादों को नजरअंदाज करने की कोशिश करती, लेकिन कोई न कोई याद एक करब नाक पर छाई बनकर इसके आसपास नाचने लगती। अपनी परछाइयों से पीछा छुड़ाने की खातिर वो नावल खोलकर पढ़ने लगी।